हेलो दोस्तों, इस कंटिन्यू मतलब कि प्राणी जगत की कंटिन्यू सीरीज ऑफ लेक्चर्स में अब आगे बढ़ता हूँ। एनिलिडा संग एनिलिडा की तरफ। यानी एनिलिडा प्राय जलीय, एलवण और लवणीय जल दोनों स्थलीय और स्वतंत्र जीव हैं, कभी कभी परजीवी हो सकते हैं ना। ये अंग स्तर का संगठन को प्रदर्शित करते हैं, द्विपाद समिति होते हैं और त्रिकोण की गुहे की पुनरावृत्ति विखंडित खंडीबद्ध और गुहे के प्राणी होते हैं। मतलब कि इसमें ये दो वर्ड इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि ये कैसे होते हैं कि पुनरावृत्ति हो सकती है, क्रमिक पुनरावृत्ति और विखंडित खंडीभवन पाया जाता है। ठीक है, इनके शरीर सतह पर स्पष्ट खंड और विखंडों में बटा होता है। मतलब कि इस तरह का ये क्या जो एनिलिडा के दो प्राणी दिए गए। एनिलिडा के एक तो नैरिस दिया गया है और हिरुडिनेरिया यानी रक्त चूसक जोंक। तो जिसमें ये खंड दिख रहे हैं ना, ये इनको बोला जाता है विखंडी खंडी भवन। यानी इसमें भी ये लाइनिंग दिख रही है, ये सारों को खंड बोला गया, इसलिए बोला गया है। यानी कि स्पष्ट सतह खंड और विखंडों में बटा होता है। लैटिन और इसका मतलब हो सूक्ष्म बल है, यानी एक रिंग टाइप की। मतलब कि ये क्योंकि ये चारों तरफ है ना, जैसे कि प्राणी है तो उसके चारों तरफ ये रिंग टाइप के बने हुए होंगे। ठीक है, इसलिए इसको संघ को एनिला कहा जाता है। इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार दो प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार पेशियाँ पाई जो चलन में सहायता करती है। यानी अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार पेशियाँ मतलब कि जो केंचुआ है, तो ये केंचुआ किसका हुआ है? एनिलिडा। तो वो रेंगता है ना, तो अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार पेशियों की सहायता से रेंगता है, जो सहायता से आगे की तरफ बढ़ता है। जलीय एनिलिडा जैसे कि नेरेस, तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो जलीय एनिलिडा कौन सा है? नेरेस में पैरापोडिया पाए जाते हैं और जो तैरने में सहायता करते हैं। इनके बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। यानी परिसंचरण तंत्र कैसा था? क्लोज परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, यानी तो एक तो ये ना, और अब आगे क्या है कि इसमें वृक्क यानी नेप्रोडियम परासरण नियमन और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से कौन है इसमें? नेप्रोडियम इसका उत्सर्जनी अंग हो गए। तंत्रिका एक जोड़ी, मतलब कि एक जोड़ी गुच्छिकाएँ, यानी एक वचन गैंग्लियन का होता है। मतलब कि यहाँ पर एक जोड़ी यानी दो जोड़ी नहीं, एक जोड़ी। ठीक है, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर रज्जु से जुड़ी होती है। यानी दोहरी अधर यानी नीचे की तरफ पाया जाता है। यानी वेंट्रल सरफेस का इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो पाया जाता है। नेरेस एक जलीय एनिलिडा है। यानी ये दो बार लिख दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि नेरेस एक जलीय एनिलिडा है जिसमें नर और मादा अलग अलग होती हैं, लेकिन केंचुआ और जोक जिसमें उभयलिंग शरीर होते हैं। मतलब कि दोनों नर और मादा पृथक नहीं होते। किसके अंदर? केंचुआ और जोक के अंदर। और जो नेरिस, नेरिस कौन सा है? एक जलीय अनिला। तो आप एग्जाम्पल को याद करने के लिए इसी प्रकार से याद किए, नेरिस जलीय एनिलिडा, नेरिस जलीय एनिलिडा। तो ये है कि इससे दो, ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि एक नेरिस है वो कौन सा जलीय एनिलिडा है। ठीक है, उसमें क्या है, एक लिंग शरीर है क्योंकि जल में रहेगा, तो एक लिंग शरीर क्योंकि ये स्वयं को एकदम बाहर की तरफ फेंकेगा और फिर उसका जनन मतलब कि लैंगिक सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। नेरिस पेरिटीमा इसका केंचुआ नेरिस है और पेरिटीमा केंचुआ और हीरोनेडियर रक्त जूसक, जो कि इसके एग्जाम्पल हो गए है ना। अब आगे आर्थ्रोपोडा। अब कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ, यानी आर्थ्रोपोडा क्या है? अगर सबसे बड़ा संघ बोला जाए तो कौन सा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। इस लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की, मतलब कि अगर तीन तीन मतलब कि अपन टोटल 100% को तीन मानते हैं, है ना। तो 100% को तीन मानते हैं, तो इसका 2/3 ये भाग 100% का कौन है? एनिलिडा है। ठीक है, 2/3 भाग एनिलिडा, मतलब एनिलिडा सॉरी आर्थ्रोपोडा है ना। और इसमें अंग स्तर का शारीरिक संकट होना, ये द्विपाद समिति त्रिकोण के विखंडित और प्रेगुई के प्राणी। आर्थ्रोपोडा का शरीर पाए काइटिनी कंकिकाओं से ढका होता है और शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। ये एक इम्पोर्टेंट है कि इनका शरीर किसमें? सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही क्या होता है? पोड़ा यानी मतलब उपांग, यानी जिसमें कि संधि युक्त उपांग यानी जुड़े हुए उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, संधि युक्त उपांग होता है। श्वसन अंग के अलग अलग चीज़ें दे रखी है, श्वसन अंग अलग अलग चीज़ें दे रखी है। तो इसमें क्या है? श्वसन अंग दे रखा है, तो इसके ऊपर भी क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो श्वसन अंग में क्लोम और पुस्तक, क्लोम बुक्स लंग्स श्वसनिकाओं के द्वारा होता है ना। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य और संयुक्त होते हैं। स्टेटोसिस्ट
उपस्थित होता है। तो एक एक और ये चीज़ होगी कि स्टेटोसिस्ट नामक जो संरचना है वो किसमें पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा के अंदर स्टेटोसिस्ट नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और मेलपी की नलिकाएं होती है जो उत्सर्जन में सहायता करती हैं। यानी इस देख, एक तो नेप्रोडियम जो एनिलिडम उत्सर्जन में सहायता करती है, ठीक है, और इसमें जो मेलपी की नलिकाएं वो उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर और मादा पृथक होते हैं और अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं। यानी ये भी एक है कि ये अंडे को उत्पन्न करते हैं, ना कि सीधा बच्चे को भी उत्पन्न करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अधिकांशतः अंडक होते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष और लार्वा अवस्था यानी अप्रत्यक्ष दोनों होता है। आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कौन से कीट होते हैं, ठीक है, इसमें एपिस मधुमक्खी, वॉवेक्स रेशम कीट, लैसीपर लाख कृमि, और रोगवाहक कीट में कौन कौन से, एनाप्लीज, क्यूलेक्स और एडिज। तो ये देख, आपको ये चीज़ें अलग अलग याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि इसमें देख, एक तो क्या हो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट कौन कौन सा है। एक तो कीट के रूप में देखें तो ये चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। और अगर वाहक के रूप में देखें, रोगवाहक के रूप में, तो एनाप्लीज, क्यूलेक्स और एडिज आ गए, ठीक है। और एक युतिचारी के रूप में देखें, युतिचारी कीट टिकटी लोकस्टा हुआ, ठीक है, इसका युतिचारी के रूप में ये हो गया, है ना। और एक और ये स्ट्रक्चर हो गया कि जीवित जीवाश्म, यानी जीवित जीवाश्म कौन सा, लीमुलस, जिसको राजा करकट या किंग क्रोप के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आर्थिक रूप से कौन कौन से होंगे, मधुमक्खी हो गए, रेशम कीट हो गया और लाख कृमि हो गया। यानी रोगवाहक में पीछे एनाप्लीज, क्यूलेक्स और एडिज मच्छर हो गया। और युतिचारी तो बेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो कीट हो गया टिड्डी वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो झींगा प्रॉन, ये झींगा का उदाहरण दे रखा, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। यानी ये प्रॉन का है एग्जाम्पल, ये बिच्छू पे एग्जाम्पल, और ये तितली का और ये टिड्डी का एग्जाम्पल। तो इसे अगर आपको ये डायग्राम दे के, यानी ये 4 डायग्राम दे देगा और पूछ देगा इसमें युतिचारी कौन सा है, युतिचारी स्वभाव का कौन सा है, तो आपको ये डायग्राम टिक करना पड़ेगा, युतिचारी कौन सा, टिड्डी, यानी टिड्डी एक युतिचारी है। यानी तो ये आपको डायग्राम दे के भी ये चीज़ें पूछ सकता है ना। और बुक लंग्स पाए जाते हैं किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। ये कौन है, बिच्छू के अंदर बुक्स लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक है बुक्स क्लोम, बुक्स लंग इसके अंदर पाया जाता है और ये क्लोम इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। और संघ मोलस्का, यानी मोलस्का का एक क्या है, संघ मोलस्का यानी कोमल शरीर वाले प्राणी। और संधि और आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, संधि युक्त उपांगता, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का मतलब संधि युक्त उपांग ना। और मोलस्का क्या है, कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है, यानी पहला कौन सा था, पहला आर्थ्रोपोडा था, दूसरा कौन सा है, ये मोलस्का, ठीक है। अब आगे ये प्राणी है जलीय और स्थलीय लवण देख, एक तो क्या कि मोलस्का को सुनते ही क्या आता है कि ये जल में ही रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जल में रहे, ये स्थल पे भी रह सकते हैं। तो एक ये लाइन आपको ये याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्थलीय प्राणी भी हो सकते हैं ना। तो ये स्थल ये भी हैं, क्योंकि अगर आपको 4-5 ऑप्शन दे देते हैं ना तो उसमें पूछता है कि इनमें से बताइए कि इसमें से कौन सा जल में रहता है और कौन सा कहाँ रहता है। तो अगर अपन मोलस्का के एग्जाम्पल देते हैं तो अपन ये सोचते हैं कि यार मोलस्का के स्थल पर नहीं रहते। तो ये है कि ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि मोलस्का के भी जो प्राणी है वो स्थल पर रह सकते हैं, ठीक है। अंग स्तर का संगठन वाले प्राणी द्विपार्श्वीय सममित त्रिकोण के प्रकोष्ठ और शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम का से ढका रहता है। यानी इस कोमल का शरीर कोमल होता है, इसलिए इसको कोमल शरीर वाला प्राणी बोला गया है। लेकिन जो शरीर है ना, कैल्शियम, कठोर कैल्शियम के ढका रहता है। इसके शरीर अखंडित होता है, मतलब कि कोई खंडित नहीं होते, जैसे आर्थ्रोपोडा एनिलिडम खंडित पाए जाते हैं, लेकिन इसमें खंड नहीं होते। लेकिन सिर, पेशीय पाद और एक अंतरंग कोकुंद होता है। तो ये इसकी बात, यानी ये इसके कितने सिर, पेशीय पाद और एक अंतरंग कोकुंद में इसका शरीर विभाजित होता है। यानी ये चीज़ लाइन याद रख, सिर, पेशीय पाद और अंतरंग यानी अखंड शरीर, ठीक है। त्वचा की नरम और स्पंजी परत कोकुंद के ऊपर प्रवाल बनाती है, यानी कोरल बनाती है। यानी ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखना। कोकुंद और प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं। यानी कोकुंद और उसको क्या बोला जाता है, प्रवार गुहा पाया जाता है। यानी देखिए, कोकुंद और प्रवार के बीच यानी प्रवार बनाती है कोकुंद के ऊपर नरम त्वचा की नरम और स्पंजी परत। तो त्वचा की जो नरम और स्पंजी परत है ना वो कोकुंद के ऊपर प्रवार बनाती है, यानी जो कोकुंद है तो उसके ऊपर क्या प्रवार बनाती है, ठीक है। तो यहाँ का है स्किन हो गई, ठीक है, इसकी तो इसकी स्किन हो गई। यहाँ पे ये कोकुंद है तो उसके ऊपर क्या बना दी, प्रवार बना दिया, ठीक है। अब कोकुंद और प्रवार यानी ये प्रवार है, ठीक है, प्रवार और कोकुंद
कि जो बीच की गुहा है यानी जो बीच में उसको प्रवार गुहा बोला जाएगा, ठीक है। यानी इसके नाम के हिसाब से इसका नाम किया है, जिसमें क्या पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, किसमें प्रगार गुहा। तो इसका याद रखना कि ये प्रगार गुहा में क्या है, पंख है के समान क्लोम पाए, जो श्वसन और उत्सर्जन, इनमें जो प्रगार गुहा में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करती है, ठीक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, सिर पर पाए जाते हैं, ठीक है। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसनिकांग, यानी रेती के समान घिसनिकांग किसमें पाया जाता है, मोलस्क में पाया जाता है। इसे रेती जीव है यानी रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर और मादा पृथक होते हैं, ठीक है, और अंड प्रजनक होते हैं। तो ये एक और ये हो सकता है कि इनमें से कौन कौन से की जो संघ है वो अंड प्रजनक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये चीज़ें इस उस समय के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो एक थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, लेकिन होता है एनसीईआरटी से, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना। इस और एक कॉमन नाम तो आता ही है पाइला, यानी सेब गूंगा, पिंक टाटा, मुक्ता शक्ति, सीपिया, कटल फिश, लॉली, स्क्विड और ऑक्टोपस, बेताल मछली, एप्लेसिया का समुद्री खरगोश, डेंटिलियम, रत्कपचा, कीटोप्लक काइटन। और एक ही याद रखना खरगोश वाला, क्योंकि खरगोश वाला अपन सोचते हैं कि ये किसी कसूरकी में है, लेकिन ये कसूरकी नहीं है, एक मोलस्का है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और ये इसके वो दे रखें डायग्राम, तो इनको भी याद रखना, सेब गूंगा, पाइला का और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का सभी जानते हैं ये, लेकिन एक सेब गूंगा, गूंगा का एक जो शंख होता है उसके समान है, तो गूंगा यानी वो का है बिल्कुल होलो, तो गूंगा से याद कर लो सेब गूंगा, ठीक है। अब आगे का है एकाइनोडर्मेटा, यानी सूल युक्त प्राणी, यानी इसके शरीर पे कांटे समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, सूल युक्त प्राणी बोला गया है, ठीक है। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंत्य कंकाल, एक यहाँ पर देख, एक तो देख कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है, लेकिन यहाँ देख स्ट्रक्चर है यहाँ पर अंत्य कंकाल, ये एक मेजर फैक्टर हो जाते हैं इन चीज़ें ना। इसका नाम एकाइनोडर्मा सूल युक्त प्राणी कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी हैं, ये एक स्ट्रक्चर है। और एक और ये बताइए, कमेंट में बताइए कि एक और पहले वाली वीडियो में बताया था कि सभी समुद्री कौन से होते हैं, है ना। ये अंग इस तरह का संगठित होता है। बैक्स एकाइनोडर्मेटा अरीय रूप से सममिति वाला होता है, यानी बैक्स में अरीय सममिति पाई जाती है, जबकि लार्वा में द्विपाद सममिति पाई जाता है। तो एक और यहाँ पर एक और जो अरीय सममिति किसमें, बैक्स में होती है, और लार्वा में द्विपाद सममिति। तो देखो अरीय सममिति पाई कहाँ जाती है, पुराने वाले जीवों में पाई जाती है, ठीक है। पुराने वाले जीवों में कौन सी समिति पाई जाती है, अरीय समिति पाई जाती है, और नए वालों में कौन सी पाई जाती है, द्विपाद समिति। तो इसका क्या है, रेट्रोग्रेड रूपांतरण हुआ है। तो एक और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सा है जिसमें रेट्रोग्रेड रूपांतरण हुआ है, मतलब कि जो आगे की पीढ़ी है ना वो पीछे वाली पीढ़ी से कम विकसित है। तो इसका आंसर एक ही जाता है रेट्रोग्रेड रूपांतरण का, वो है एकाइनोडर्मेटा, है ना। तो इस चीज़ का ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, लेकिन समझ में नहीं आता है कि यार कौन सा संघ होता है, लेकिन अपन एकदम लगाते हैं। और लगाने का पता है कौन सा ऑप्शन लगाने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं, वो रहते हैं हेमिकोर्डेटा, क्योंकि हेमिकोर्डेटा पहले कसूरकी में था, तो उसको कहाँ रखा गया है, इसमें अलग संघ बना दिया। तो एक माइंड एक क्लिक आता है कि यार रेट्रोग्रेड मतलब का पीछे वाला, तो पीछे किसका हुआ है कि हेमिकोर्डेटा का निकाला गया है, मतलब कि उसका पुराना स्ट्रक्चर, मतलब कि पुरानी चीज़ आई है ना, तो अलग से रखा है, क्योंकि उसमें है नहीं वो चीज़ कसूरी के लायक, तो उसको रेट्रोग्रेड हुआ है। लेकिन रेट्रोग्रेड रूपांतरण आता है ना, तो एग्जाम्पल में मतलब कि जो ऑप्शन होता है उसमें एकाइनोडर्मेटा भी होता है, तो एकाइनोडर्मेटा उसका बेस्ट ऑप्शन होता है रेट्रोग्रेड रूपांतरण का, ठीक है। अब आगे त्रिकोण की प्रगोही होता है, पाचन तंत्र पूर्ण होता है, सामान्य मुख अधर तल पर और मल द्वार पृष्ठ तल पर पाया जाता है, यानी ये लाइन भी याद रख लेना कि जो मुख है अधर तल पर और मल द्वार पृष्ठ तल पर पाया जाता है। जल संबंध तंत्री बेस्ड, ये तो है, ये है कि एक तो पॉलीपोरामा एक स्ट्रक्चर है, एक सिलेंड्रेटा के अंदर और एक इसके अंदर, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो चलन यानी किस में सहायता, चलन में और भोजन पकड़ने श्वसन में सहायता करती है, यानी वहाँ भी अलग अलग में सहायता करती है, उसको भी याद रखना, ठीक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का आप होता है, स्पष्ट है यानी पूर्णतः जो विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है वो नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें वो सही सतह से हो जाता है। नर और मादा पृथक नहीं होते, लैंगिक जनन पाया जाता है, निषेचन सामान्यतः बाह्य जनन होता है, ठीक है। और परिवर्तन एपेर्थेक्स और मुक्त प्लावी लार्वावस्था पाई जाती है, इसलिए अपेर्थेक्स होता है। और एस्टेरियास क्या, तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चन, एंटीडोन समुद्री लिली, कुकुरमेरिया समुद्री करकटी, और ओपियोरा बंगुर तारा। ओपियरा का तो आप आसाम से आज तारों में अगर दिक्कत है, देखो ओपियोरा क्या है, बंगुर तारा, ओपियोरा बंगुर तारा क्या है, ओपियोरा है। तो ओपियोरा बंगुर मतलब कि जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो गया, तो एक तो तारामीन,
तारामीन और एक तारामीन, तो अगर इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है ना, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भंगुर तारा यानी जो टूटता हुआ है, मतलब कि इसकी देखिए एक अट्ठा कट्टा नहीं है, तो ये साला सुकड़ गया, बिल्कुल नष्ट होने वाला, तो यानी भंगुर हो गया, ठीक है। और ये अच्छी खासी है, तो इसको तारामीन वाल दो, यानी क्योंकि ये तारे के समान स्ट्रक्चर चमकी हुई है, मतलब कि मोटी तगड़ी अच्छी है, तो तारामीन और ये भंगुर तारा। हम अब आगे संघ हेमिकोडेटा और एक, अब इन्हें हेमिकोडर पहले कशु के रूप में एक उपसंघ में रखा गया था, लेकिन अब इन्हें एराजू के रूप में अलग संघ बना दिया गया। हेमिकोडेटा कॉलर चित्र में अल्प विकसित ये स्ट्रक्चर, ये लाइन है, मतलब कि ये हेमिकोडियम कुछ याद ना करो, याद करो, लेकिन ये लाइनें याद रखनी चाहिए। हेमिकोडिटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमाकॉड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जु के समान संरचना होती हैं, ठीक है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, जिसमें संगठन अंग स्तर का होता है। ये द्विपाद समिति त्रिकोण के प्रगुई प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार होता है, सुंड, कॉलर और बक्स में विभाजित होता है, यानी सुंड, ये कॉलर यहाँ पर गलत है, कॉलर ये वाला है, ठीक है, इसका ये कॉलर ये वाला हो, तो कॉलर और बक्स में विभाजित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, श्वसन कोलॉन के द्वारा होता है, ठीक है। और सुंड ग्रंथि इसको उत्सर्जन में सहायता करती है। ये नर और मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्तन टोनेरिया लार्वा पाया जा सकता है और नाभि पाया जा सकता है। और बैलेनोग्लोस सैकोग्लोस, तो एग्जाम किसका, बैलेनोग्लोसस का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे एक और कॉलर है, एक हिडन क्वेश्चन इसका ये है कि पृष्ठरज्जु के समान स्ट्रक्चर किसमें पाई जाती है, कॉलर में, तो ये एक हिडन क्वेश्चन है इसका, यानी हेमिकोडेटा कॉलर क्षेत्र में अल्पविकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमाकोड कहते हैं। तो एक हिडन क्वेश्चन के रूप में ये भी आता है कि स्टोमाकोड कहाँ पाया जाता है, स्टोमाकोड पाया जाता है इसके कॉलर क्षेत्र में, यानी डायग्राम दे देगा, पूछेगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये नहीं देगा, सीधा पूछेगा कि स्टोमाकोड लाइक संरचना यानी स्टोमाकोड कहाँ पाई जाती है, तो उसको एग्जाम्पल मतलब कि उसका ये ABCD करके देगा, तो ये लगाना पड़ेगा। ये कॉलर नहीं है ना, ये सुंड है। और ये एक और रिडन क्वेश्चन है कि ये पूछ लेगा श्वसन उत्सर्जी अंग कौन सा है, इसमें उत्सर्जी अंग लगता है कि पीछे होता है, तो पीछे से निकालने का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको लो बच्चे लगा के आता है, लेकिन यहाँ सिर पे बैठा हुआ है इसका उत्सर्जी अंग, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर याद रखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और आगे का वीडियो में अगले वाले वीडियो में मतलब आगे जो पार्ट है वो अगले वाले वीडियो में डालूंगा। थैंक यू।